अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने यकीनन एक आईनी मरहला तय किया है। जमहूरी अमल की तरफ पाकिस्तान ने एक और कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन आइन के मुकर्रर करदा टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हो गए, लेकिन अब हुकूमत ये मुतालबा लेके आ गई कि इलेक्शन कमीशन वाले रिज़ाइन करें। हुकूमत तो एक्ट किया करती है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सदारती रेफरेंस भी आए, वो मुस्तरद हो गए। सूबे में, किसी भी सूबे में कोई गवर्नर हो, वो मरकज़ का, वफाक का नुमाइंदा होता है, वो सदर ममलिकत का वहाँ पर नुमाइंदा होता है। सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ गए कि गवर्नर पंजाब तो बाहर से इंपोर्टेड हैं, दरामद किए गए हैं और वो पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। मुल्क में कोरोना की लहर के दौरान वैक्सीन आई हुई है, लेकिन अजीब पैराडॉक्स है कि इवन मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी रिलक्टेंस महसूस कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने में। लेकिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हमेशा लीडरशिप का रोल दिया है इस क्राइसिस में, जब से कोरोना आया, और उन्होंने इसी वीक में जाकर खुद वैक्सीन लगवाई और बता दिया कि भाई ये आपकी हिफाजत के लिए है, ये आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए है। लेकिन जब 5 में से 2 इंसान पाकिस्तानी कहें कि हम तो नहीं लगवाते, तो क्या हुकूमत की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में कुछ फ्लॉज हैं, या फिर लोगों का एक रवैया ऐसा है कि जो ज़िंदगी बचा रही हो वैक्सीन, उससे भी हम दूर भाग रहे हैं? ये हमारे मौज़ूआत हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप शफकत करते हैं। हम इसी तरतीब से ज़रा इन इशूज़ पे बात करते हैं। सेनेट से आगाज़ करते हैं। जब 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन के अंडर इलेक्शन है, ये खुफिया बैलेट से होंगे, फिर पोलिंग वाले दिन, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब वाले दिन वहाँ पर कैमरे लगाए गए, क्या वो फिर आइन शिकने की कोशिश की गई? मेरा ख्याल ये, इसको शुरू वहाँ से करें जहाँ से सुप्रीम कोर्ट में मेरा रेफरेंस गया था। उनका मशवरा हम चाहते थे कि कैसे किया जाए, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन सारी जमातें ये बातें कई साल से कह रही थीं कि सेनेट के इलेक्शंस में व्यापार होता है, धंधा होता है, करप्शन होता है, वोट खरीदे जाते हैं, और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और कोई सियासी लीडर ऐसा नहीं है कि ना होता। और सबका कमिटमेंट था कि ये ओपन इलेक्शन हो जाए। मगर जब हुकूमत ने इस बात को मूव किया, और मैंने जब रेफरेंस, तो मेरी मजबूरी यूँ बनी कि अगर सब कोऑपरेट कर असेंबली के अंदर ये बात तय कर लेते तो रेफरेंस की वो जो मशवरा लिया सुप्रीम कोर्ट से, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो मशवरा सिर्फ इसलिए लिया गया कि आपस में जब इत्तेफाक नहीं हो रहा तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का मशवरा कोई आ जाए कि जिसके तहत ये मामला मैनेज हो जाए। यानी मैनेज से मेरी मुराद ये है कि ये मामला ओपन हो जाए, करप्शन मैनेज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक खिड़की दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो खिड़की क्या थी? वो खिड़की ये थी कि देखो, ता क़यामत सीक्रेसी नहीं है ना, मगर एहतमाम किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई काम कर ले कि जिसके तहत वो इस बात को कंट्रोल कर सके। वक्त की कमी थी, 1-2 दिन तो थे, 3 दिन तो थे। तो मैं समझता हूं कि हमारा जब हम ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के भी नुमाइंदे आते हैं, मैं टास्क फोर्स को हेड करता हूं आईटी की, जो ऑनलाइन वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम पर और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक आईडी पर काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हमेशा ये बात होती रही कि भाई ये जो ऑनलाइन वोट होगा ये सीक्रेट किस हद तक रह सकता है। तो हमने ये तय किया था कि इसको मिक्स कर लें, एल्गोरिथम के जरिए, जो एआई के जरिए मिक्स कर लें वोट्स को, और चाबी जो है इसको खोलने की वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हो या चीफ जस्टिस के पास हो, कि जब वो दोनों चाबी लगाएं तो ये खुल जाए ताकि तहकीकात ऑडिट हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो इसकी तैयारी, इंटेलेक्चुअल तैयारी तो काफ़ी अरसे से थी ऑनलाइन वोटिंग के लिए। मैं कह नहीं सकता क्या वजूहत थी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई उसको प्रोसेस करने के लिए कोई एहतमाम नहीं किया, मगर आप ये जहन में रखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती थी कि वोटिंग को ओपन किया जाए, अपोजिशन नहीं चाहती थी कि ओपन वोटिंग हो। तो जो नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, उसूली तौर पर किसी को इख्तलाफ है ही नहीं
तो जब सेनेट की वोटिंग हुई तो उसके अंदर आपने देखा कि हफीज शेख साहब हार गए, जबकि अक्सरियत वोट्स की जो हुक्मरान अलायंस के पास थी, जो उनको सपोर्ट कर रही थी। तो इसका मतलब यकीनन कुछ हुआ। अच्छा, जब ये हो गया तो इसके ऊपर अपोजिशन ने कहा ये तो हमारी जीत है कि अंदर ये हो गया वो हो गया। अच्छा, जब सेनेट के अंदर कोई कैफियत हो गई सेनेट के चेयरमैन में, तो वहां जीत नहीं हुई, वहां हार हो गई। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, ये नहीं हो सकता। इस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आप फरमा रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब मंगल के रोज़ कह रहे थे कि सदर ममलिकत ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बनाए उसी से मालाफाइडी आ गई, क्योंकि वो तो हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेटर हैं और उन्होंने वैलिड वोट्स को ही इनवैलिड। मेरा ख्याल ये जो मैं देखता रहा हूँ, मैं भी चेयरमैन साहब मुझसे मिलने भी आए थे, उन्होंने भी कुछ वजाहतें की। शिबली फराज साहब भी मेरे पास आए थे, कुछ सेनेटर्स और भी आए। उन्होंने कहा कि जी मुसलसल आगाही दी जाती रही, 2 घंटे तक एक वीडियो चलता रहा सेनेट में कि वोट ऐसे देना है, मोहर ऐसे लगानी है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 100 लोगों में से 7 या 8 लोगों ने कंफ्यूजन की हो गया, जिन्होंने मोहर कहीं जगह नहीं लगाई। तो इसका मतलब 72 को सही यानी 92 को सही इंफॉर्मेशन थी या थी, यानी प्रैक्टिस वही होनी चाहिए थी। 92 ने जो फॉलो किया वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 8 क्यों कंफ्यूज हुए, 7 क्यों कंफ्यूज हुए? तो मैं समझता ये हूं कि ये जो सारा सिलसिला है, जो नैरेटिव ओरिजिनल है ना, कि इलेक्शंस जो हैं वो ओपन होने चाहिए, इसमें व्यापार का, धंधे का, पैसे की एक्सचेंज का इम्कान नहीं होना चाहिए। पता नहीं ऑपोजिशन ने क्यों ये स्टैंड लिया कि नहीं छुपा कर इलेक्शन हो। जब छुपा कर इलेक्शन हो तो फिर वही कहें कि जी गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ के, अच्छा पंजाब में क्या किया सुने, बड़ी मजे की बात, पंजाब में वही किया जो हम चाह रहे थे। एग्जैक्टली क्यों किया भाई? मतलब पंजाब में कर लिया है ना। तो अजीब एक मिक्सचर है, मंतिक कभी कभी यूं इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी यूं इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी अभी जो परसों कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कैबिनेट इस पे ब्रीफिंग देगी। वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन पे आ गई कि जी आप जो है वो रिज़ाइन करें, आपका अख्तियार है, आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस भेजा जाए। ये दबाव क्यों डाला जा रहा है फिर इलेक्शन कमीशन? मेरा ख्याल ये है कि मैंने जो अखबार में पढ़ा, देखिए मेरी राय नहीं हो सकती कि मैं इन मामलात के अंदर मुझे न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए मेरी। अखबार के अंदर इस बात का जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी कि इसको इस तरह से कर लो कि इसमें बेईमानी ना हो किसी अंदाज से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट्स भी लिख दिए कि हमेशा सीक्रेट नहीं रह सकता। इसका मतलब ये कि तुम जब चाहो चाबी लगाकर इस बात को देख लो कि अगर गड़बड़ का एलिगेशन आया है तो कहाँ गड़बड़ हुई है, मगर ये फॉलो नहीं किया गया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ हुकूमती मिनिस्टर्स और काबीना ये महसूस करती है कि इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ से कॉन्फिडेंस खो गया, तो उन्होंने ये डिमांड किया। दूसरी तरफ से जो बात आती है कि डस्का NA-75 का इलेक्शन हुआ था, वहाँ बाकायदा 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी गुम हो गए। उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत, पंजाब की हुकूमत या एक्सटेंडेड उसी पार्टी की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट है, बजाय इसके कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी या IG, ये उनका आर्ग्यूमेंट है, चीफ सेक्रेटरी या IG को हटाया जाए या उनसे इस्तीफा लिया जाए, उल्टा इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है। अच्छा, मैं तो सफर किया हुआ ना यही चीज 20-25 प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेरे इलेक्शन में 2013 में रात को गायब हो गए। कराची में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 250 था, NA-250। अच्छा। गायब हो गए, नहीं मिले है ना। अच्छा, मैं भागा दौड़ा सारे में फिर रहा हूँ जनाब, कहीं अपनी कुछ गाड़ियां इलेक्शन कमीशन को दे रहा हूँ, बैलेट बॉक्सेस ले जाओ, सारे बैलेट बॉक्सेस, सारे बैलेट पेपर्स सब चीजों के साथ गायब हुए इलेक्शन से पहले, ताकि मोहरें लगाई जा सकें। आप जानते हैं कराची का हाल, ये तो इलेक्शन से बाद हुआ ना। जी। मेरे यहाँ तो इलेक्शन से पहले हुआ, जो बैलेट पेपर्स भी गायब हो गए। तो जनाब जब इलेक्शन हो गया उस दिन 13 मई को, तो फिर मैंने कहा कि यार जो 20 में नहीं हुआ, 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे,
यानी NA 250 में 2013 में आपके हल्के में अभी स्टैंप ही नहीं हुआ है, वोट पहले से ही गायब हो गए बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, मैंने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, शायद आपको याद हो, सारे दिन प्रोटेस्ट चलता रहा, हम परेशान फिरते रहे इधर उधर। फिर मैंने कहा कि जी इन 20 में नया इलेक्शन करा दें। सिर्फ क्यों कहा मैंने 20 में, आप सुने तो सही ना। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो फरोग नसीम साहब MQM के वकील थे, क्योंकि हमारा सस्पेशन सारा MQM अल्ताफ हुसैन वाली पार्टी पर था, वो उनके वकील थे, मैं अकेला था बगैर वकील के। वो इतनी सारी किताबें लेकर आए हुए थे, मैं कागज लेकर आया हुआ था। मुझसे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और पूरी बेंच बैठी तो जब उन्होंने पूछा कि भाई सारा क्यों नहीं कराए, फरोग नसीम कह रहे थे सारा करा दो ताकि दोबारा मौका मिले, वही है ना, MQM को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि सारा क्यों नहीं कराया, मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, 20 हैं, 20 में करा दो, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, कि इनमें जहां नहीं हुआ वहां करा दो, जहां गड़बड़ हुआ वहां करा दो, जहां ओपनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहुंचे ही नहीं वहां करा दो दोबारा। तो खैर वो 20 पर हुआ। कंप्लेनेंट और अतर मिनल्लाह साहब ने मुझसे, जब वो वकील थे, जज नहीं बने थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई वकील नहीं, मैं कहा नहीं, तो कहने लगे मैं आपकी तरफ से खड़ा हो जाऊं, मैंने कहा आप खड़े हो जाइए। इन दैट केस प्रेसिडेंट साहब यू वर द कंप्लेनेंट, सुनी गई तो हाँ। अभी तो नून लीग कंप्लेनेंट थी ना, वो कहते थे कि कुछ पोलिंग स्टेशन बंद रखे गए, लोगों को अंदर दाखिल, फुटेज भी आती रहेंगी। बस तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देख ले, अगर 20 से ज्यादा है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही आ जाएगा इस पर। चले, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बड़े सख्त रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर पंजाब के हवाले से, पंजाब में हालात के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। चूंकि सदर साहब पूरे मुल्क के सदर हैं, वफाक के सरबराह हैं, यकीनन ये बातें हम उनके साथ टेकअप करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, रिमार्क्स बड़े सख्त आए और चूंकि गवर्नर पंजाब आपके आपकी तरफ से वो तैनात हैं पंजाब में कि इंपोर्ट किया गया है पाकिस्तान में जमहूरियत को तबाह करने के लिए, तो आपने इंपोर्ट किया ऐसा बंदा जो जमहूरियत को तबाह कर रहा है पंजाब में। मुझे अफसोस है रिमार्क्स पर, मगर एक पिछली गुफ्तगू का एक हिस्सा मैं पूरा कर दूं आपके सामने कि जब NA 250 के अंदर ये सारा हमने प्रोटेस्ट किया तो हमने 3 तलवार पर प्रोटेस्ट किया। तो अल्ताफ हुसैन की तकरीर आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये तीनों तलवारें तुम्हारे सीनों में भोंकी जाएंगी। और फिर पाकिस्तान के लोगों ने जो इंग्लैंड में थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि कंप्लेन करो स्कॉटलैंड यार्ड में, आपको याद होगा है ना, स्कॉटलैंड यार्ड में 25,000 कंप्लेंट चली गई। तो उन्होंने फिर रिकॉर्डिंग लगा दी कि भाई हम देख रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन का जवाल उस दिन से शुरू हुआ। तो बहुत बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, है ना, तो नेगेटिविटी वहां से निकलती है। आपने सवाल किया कि रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गवर्नर साहब के हवाले से दिए। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं गवर्नर सरवर साहब की। उनका जो पाकिस्तान से लगाव है वो इंग्लैंड के अंदर भी अब इलेक्ट हुए, उनका बेटा भी इलेक्ट हुआ, स्कॉटलैंड के अंदर वो लेबर पार्टी का सदर भी है, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हुआ, और यहाँ भी उनकी बड़ी इज्जत है। तो ये मुनासिब नहीं है कि उनके ऊपर ये कहा जाए कि जी इंपोर्ट हुए और वो जमहूरियत तबाह करने के लिए। जमहूरियत के जो सेंटर है इंग्लैंड, वहाँ से तो फिर वो पाकिस्तान की खिदमत करने यहाँ आए हैं, तो मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जो कॉन्टेक्स्ट बना इन रिमार्क्स का, वो एक ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात का डिले था या पहले वाले जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तोड़े गए थे। तो जज साहब ने फरमाया कि आप चाहते हैं कि लोग जमहूरियत को शैतानी खेल समझने लगें, ऐसा करके पहले मशरकी पाकिस्तान खोया, अब पंजाब में आप वैसे हालात पैदा करने चाह रहे हैं। आप तो फेडरेशन के सरबराह हैं। बड़े परेशान कुन रिमार्क्स हैं। मैं समझता हूँ ये हूँ कि जजेस आम तौर पर अपने जो फैसला होता है उसके ज़रिए बात करते हैं। अच्छा, ये रिमार्क्स फैसले में नहीं आते इस किस्म के, बस वो बीच में रिमार्क्स आ गए। तो मैं तो आपसे अर्ज़ किया मैंने कि मैं गवर्नर चौधरी सरवर की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ये मुझे रिमार्क्स मुनासिब नहीं लगे, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर रिमार्क्स मुनासिब नहीं है। इज़्ज़तदार पोजीशंस हैं,
है ना। तो अगर ये रिमार्क्स फर्ज करो, ये कहा कि जमहूरियत तबाह करने आ रहे हैं, यार ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना। जी, तो पूरी तहकीकात की जाए, आपके सामने रेज कर है ना भाई साहब, पूरी तहकीकात की जाए, है ना। और फिर उसके बाद अगर ये कोई रिमार्क्स हो तो बात है। ये कैजुअल रिमार्क्स अच्छे नहीं लगते। चूंकि अवाम के मसाइल के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के, मकामी हुकूमतों के हवाले से बात हो रही थी, तो एक चीज मैं जरूर आपके सामने भाई साहब देखो, इशू ये है कि कोई कानून या कोई ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया। जी जी, वो कानून और ऑर्डिनेंस तक बहस ज्यादा मुनासिब है, पर्सनैलिटीज को एक्यूज कर देना मुनासिब नहीं लगी मुझे बात। आम लोगों के मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ, और कराची की आपने एग्जाम्पल दी। गुजर नाले की सफाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। पिछले साल जो मानसून में तबाही आई, आम बेचारे गरीब लोग जो जिनका अच्छा घर नहीं है वही मुतासर हुए। तो अभी मानसून आ रही है, मुझे ऑनेस्टली प्रेसिडेंट साहब डर लग रहा है। फिर मुझे भी डर लग रहा है भाई साहब। मैं ये कहता हूं कि ये बेहतरीन जगह है जहां पे सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों मिलकर काम करें। देखो, आइन कोई बात कहता है, आइन ये कहता है कि मरकजी हुकूमत के ये इतना यहां तक इंटरफियर कर सकती है या काम कर सकती है, बाकी सूबाई हुकूमत। तो जो 18th अमेंडमेंट के बाद मरकजी हुकूमत का रोल बहुत कम है, यानी 85%, 90%, 95% सूबाई हुकूमत का रोल है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि सूबाई हुकूमत और एक 1.1 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज है उसके ऊपर ये मिलजुल कर काम करें तो कराची के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मगर मिलकर काम करना पड़ेगा, ये किसी एक के खाते में नहीं हो सकता। गर्मियां आ रही हैं, बिजली फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वही मसला बनेगा लोगों का। बिजली सरप्लस में है अब। अच्छा, लोड शेडिंग जो अगर हो रही है तो लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि कुछ एरियाज के अंदर लोग बिजली का बिल ना दें। अब बिजली सरप्लस में ये हुकूमत ने, आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने पहले ये जो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के रेट्स को बराबर कर दिया। उन्होंने कहा जी बिजली अब वाफिर है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, कराची इलेक्ट्रिक के लोग मेरे पास तशरीफ लाए भी थे, और जो इन्वेस्टर्स हैं, सऊदी प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आए थे। वो आए थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा काम ये है कि उनका मुसलसल इंटरेस्ट बाकी है। अच्छा। मगर चाइनीज एक कंपनी है जो मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अच्छा, वो खरीदना चाहती है KSE के मेजर शेयर्स ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे, और बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब हुआ ये कि ये जो सर्कुलर डेट है, जो टोपी है इधर से उधर घुमाई जाती है ना, कभी पता नहीं चलता किसके सर पर होनी चाहिए, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अच्छा, वो KSE के साथ किस वजह से प्रॉब्लम है कि KSE ने कुछ पैसे लेने और कुछ देने। अच्छा, उसका हिसाब नहीं हो पा रहा। अगर हिसाब हो जाए तो जो खरीदने वाला है उसको पता चल जाए कि मैं खरीद क्या रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को। तो उसके अंदर एक कली जब गुफ्तगू हुई तो एक बात ये तय हुई कि आर्बिट्रेटर एक मुकर्रर होगा, जो आर्बिट्रेटर अकाउंट्स देखकर ये बात तय कर लेगा कि किसने क्या देना है। क्योंकि KSE ने, कराची इलेक्ट्रिक ने लेना बहुत है और देना बहुत है, ठीक है ना, वो सर्कुलर डेट के अंदर फंसा हुआ है ना। तो वो एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर हुकूमत और अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये है कि वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर हो जाएगा तो चाइनीज कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती है कराची इलेक्ट्रिक पर वो करे। तो दूसरे ये सऊदी ग्रुप जो है शेख अब्दुल अजीज अल जुमाया वाले, ये चले जाए? नहीं, ये नहीं भी जाए, इन्वेस्टर मजीद आ जाए। ओके, है ना, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना। और ये तो 10-12 साल से जब से इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो ये वहां मौजूद हैं, कम से कम छोड़कर कोई गया नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कहूं, इनका नया प्लांट बन रहा है LNG बेस्ड, RLNG बेस्ड नया प्लांट बन रहा है। तो इससे ये 540 मेगावाट शायद तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर यानी, ये मई में आ जाएगा। ठीक है ना, वो हो गया बात। तीसरी बात आपसे कहूं कि पूरे पाकिस्तान के एतबार से कानूक 2 जो 1000 मेगावाट का चाइनीज है जो लोड हो चुका है, उसका प्रोडक्शन भी अप्रैल में शुरू हो जाएगा। वो 1000 मेगावाट पाकिस्तान की सर्किट में आ जाएगा। तो बिजली काफी है, मगर एक तो ये कि जो सर्कुलर डेट है उस मामले को हल किया जाए, दूसरे ये कि डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हैं उनको हैंडल किया जाए, तीसरे ये कि इसकी कीमत को
बैलेंस किया जाए। जो आईपीपी के साथ सेटलमेंट हुआ ना, ये बिजली की कीमत को बढ़ाता रहा मामला, कि हमने जो तय हुआ था वो इतने हाई रेट्स पर तय हुआ था, और कब तक हमने 20-25 साल तक वो हाई रेट देने थे। आपको मालूम है सोलर में इतनी कमी आ गई है इस वक्त कि बिजली अगर आज पाकिस्तान का इशू होता और सोलर हम लगा रहे होते तो इसकी आधे में बिजली मिल जाती। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। सिर्फ ये गुजर नाला ही प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कराची सर्कुलर रेलवे भी कंप्लीट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद डेडलाइन दी थी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ये सर्कुलर डेट आप फरमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप फरमा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। ये मतलब को 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। एक गाड़ी जो है ना, जो ये नई गाड़ी तो नहीं खरीदी जाती ना, मुल्क तो पुरानी गाड़ी है, उसको ठीक कर करके उसके पुर्जे ठीक किए जाते हैं और नई बना दी जाती है, और इतनी अच्छी तरह से बनाई जाती है कि जो अच्छी हुकूमतें होती है ना, वो सारे पुर्जे बदल कर एक बिल्कुल एक नया पाकिस्तान बना देंगी। तो उस तरफ जाने में वो सारे पुर्जे बदलने पड़ेंगे जो एक नई गाड़ी के लिए चाहिए। कोरोना जब से आया है तो आपने माशाल्लाह एक लीडरशिप का रोल अदा किया है, वो चाहे पब्लिक अवेयरनेस हो, आप मसाजिद में जाते रहे, आप दूसरी जगहों पे जाते रहे, आपने अभी वैक्सीन भी लगवाई है। क्या फील कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक था, वो कोई फर्क कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई उसका रिएक्शन नहीं हुआ। जब मैं गया ना तो मैं आपके जरिए एक बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू भी लिया, पूरा मुझे तफसीलात पता चली। तो जितने इंजेक्शन ये लगा चुके हैं इसमें एक भी रिएक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। चलिए ये बात, यानी जो लोग परेशान हैं, मिसाल के तौर पर लोग घबराते हैं इस चीज से। आपने फरमाया अपने शुरुआत के अंदर के जी यहाँ एक अच्छे काम से लोग क्यों घबराते हैं, ये दुनिया की कैफियत है, पाकिस्तान की नहीं है। एंटी वैक्सर्स कहलाते हैं ये, जो वैक्सीन से भागते हैं और लगवाते नहीं है। तो ये इंसानों के अंदर ये कैफियत, जो लोग घबराते हैं, परेशान, टीका लगवाने से घबराते हैं। आई एम अ लेमैन इन मेडिकल प्रोफेशन। जब डॉक्टर या पैरामेडिक्स खुद ही रिलेक्टेंट हों या 5 में से 2 इंसान कहें कि हम नहीं लगवाते वैक्सीन, तो कहीं कोई गवर्नमेंट और अवाम का डिस्कनेक्ट तो नहीं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में फ्लॉ तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में फ्लॉ नहीं है। अलबत्ता कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जिस तरह से आपने और मीडिया ने मिलकर लोगों को कहा कि मास्क पहनो, आपने कहा कि हाथ धो, दूर रहो, तो मैं समझता हूँ उलमा ने कहा कि नमाज पढ़ो, फासलों से पढ़ो, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम ने ये साबित किया कि ये डिसिप्लिन करके अपने आप को ये इसको बीमारी से दूर रहे, साबित तो किया। अच्छा, और उसके अंदर आपके कम्युनिकेशन का बहुत हाथ है कि मीडिया बार बार कहता रहा, हजारों मरतबा कहा होगा, आपके चैनल ने भी, हर चैनल ने हजारों मरतबा कहा होगा सुबह से लेकर शाम तक के ये करो। तो मैं समझता हूँ कि लोग उसके बावजूद, कुछ लोग उसको फिर भी नहीं समझे, वायलेट करते रहे, यानी कुछ लोगों ने फिर भी एहतियात नहीं की, वो प्रोपोर्शन कम हो गया, जी है ना। अच्छा, मगर वो आप फख्र कीजिए इस बात के ऊपर कि लोग ये कहते थे, जब मुझे चैलेंज करते थे कि तुम नमाज के लिए कह रहे हो फलाना, तो लोग कहते थे ये अनपढ़ कौम है, जो पढ़ी लिखी है उनके यहाँ देखना कैसा डिसिप्लिन होता है। तो हमने मुकाबला करके देख लिया, वहां तो बिल्कुल ही उल्टा था। एग्जैक्टली। इधर वैसे अल्लाह पाक का करम रहा, एहसान है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा। जब अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे तो आपने फरमाया कि इंडिया में टमाटर बहुत होता है, जब उनको जरूरत हो हम भेज देते हैं, जब हमें नहीं थे, जब ताल्लुकात अच्छे थे, हाँ, जब दुश्मनागी उन्होंने इस हद तक नहीं पहुंचाई कि हमने कहा कि अब कुछ नहीं करना, कश्मीर हल करो फिर करें। अभी जैसे डीजीएमओ का कांटेक्ट हुआ, एक शुरुआत हुई, मुझे नहीं पता आगे क्या है, क्या होना है, यानी सीज फायर की जो अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने कमिटमेंट दी, 24-25 फरवरी की रात को ये हुआ। तो क्या मामलात अवाम की भलाई के लिए, मसलन वैक्सीन के हवाले से खबर आई कि उधर से वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में, या सार्क के हेल्थ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजलास बुलाया, हम भी शरीक हुए, अभी भी हुए थे 1.5-2 हफ्ते पहले, तो क्या हम फिर कोई नॉर्मल करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, हमारा उनके साथ नॉर्मल होने के अंदर कश्मीर सबसे बड़ी रुकावट रहेगा।
अच्छा, कश्मीर के हालात भी खराब है। कश्मीर के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी शरारत चल रही है कि उसकी डेमोग्राफी बदल रही है, और उन्होंने सीखा किससे, राइट दे दिया जी जी उन्होंने, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद में 20-25 लाख लोगों को एनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनको डोमिसाइल दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सारी तरकीबें उन्होंने इसराइल से सीखी हैं। इसराइल जिस तरह से डेमोग्राफी गजा की बदल रहा है, जिस तरह से फलस्तीन के सारे एरियाज के अंदर बदल रहा है, वही हिंदुस्तान ने सीखी है। तो वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ऐसा नहीं है कि हम करीब आए, मगर उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि कश्मीर का पुरअमन हल हम चाहते हैं। जी जी, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि पायलट, वो जहाज गिराकर पायलट भी आपने चंद दिनों में वापस कर दिया। ये मुझे अफसोस जरूर हुआ कि इसको, इस अच्छे जेस्चर को भी आपने पॉलिटिसाइज कर दिया। पाकिस्तान में कोई जरूरत नहीं थी, है ना। मैं वाकिफ हूं एज हेड ऑफ स्टेट, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि कोई, ये तो हमारा अपना जेस्चर था। इंडिया का प्रेशर इसमें क्या होगा, जाए प्रेशर, हमने जहाज गिराया, वरना प्रेशर होता तो हम जहाज भी ना गिराते, ऐसी कोई बात है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक बेहतर हो सकते हैं और होने चाहिए। इस पूरे इन्वायरमेंट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मसलन अभी किसी छोटे मुल्क का कोई इधर आ जाए या हमारा किसी छोटे मुल्क का दौरा हो जाए तो हम उसको भी बड़ी कामयाबी समझते हैं। क्या हम आइसोलेट हो चुके हैं? मसला क्या है? नहीं, हम आइसोलेट नहीं हुए। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का एक नया स्टैंस है, देखो ये एमर्ज कर रहा है। एमर्ज कैसे कर रहा है कि एक खित्ता जो दहशतगर्दी की वजह से यहाँ कोई आता नहीं था, उसने अपनी दहशतगर्दी के ऊपर, अपने बॉर्डर्स पर काबू पा लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात, मुझे बड़ा खुशी होती है कहते हुए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर अफगानिस्तान से लेकर लीबिया तक आप देखिए कि अक़वाम जो है वो गिर गई इसका मुकाबला करते करते, और जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने खूब वहां खेल खेला क़िताल का, यानी अभी तक वो बटन दबाकर वो ड्रोन बॉम्ब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और मरे जा रहे हैं लोग। और शुरू कहां से हुआ था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो थे ही नहीं इराक में, है ना, और लाखों अमवात हो गई। खुद का आगे झूठ बोला था, कमाल है यार, है। अच्छा, फिर शाम के अंदर हुकूमतें बदलने चले गए, है ना, वहां भी बुरा हाल। लीबिया के अंदर देखिए, है ना, बजाय इसके कि इनको शर्म आए, है ना, बजाय इसके कि ये माफी मांगे कि जुल्म दुनिया इस्लाम पर जो जुल्म हुआ है, इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हुआ है, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये भी दौर आएगा। तो मगर पाकिस्तान का जो कैफियत है वो एक जियो स्ट्रेटेजिक स्टेट से हटकर एक नए रास्ते पर चल रही है, जिसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक हब। हम समझते हैं कि ग्वादर, जैसे जैसे मैं मिनिस्टर से भी बात करता रहता हूं, प्राइम मिनिस्टर से भी, कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ग्वादर जैसे जैसे मैच्योर होगा तो जियो इकोनॉमिक हब बनेगा। सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, शाहबहार नहीं है, शॉर्टेस्ट रूट ग्वादर है सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स का। चाइना का शॉर्टेस्ट रूट सारे उसके मगरिब का शॉर्टेस्ट रूट है। तो उनकी एक्सपोर्ट्स और उनकी इंपोर्ट्स यहाँ से जाएं और पाकिस्तान वो रास्ता बने। तो जो पाकिस्तान के अंदर फिर इस्लामोफोबिया का चैंपियन पाकिस्तान बनाए। यानी आपको मालूम है कि एक तकरीर के अंदर मैंने जिक्र किया था कि कुछ किसी मुल्क के अंदर कवानीन बन रहे हैं जो इस्लामोफोबिक हैं, है ना। और आप यूरोप को देखिए, यूरोप ने तो अपना मजहब के खिलाफ फोबिया, यहूदी फोबिया था, उसको हैंडल किया। तो मैंने तो ये कहना चाहता हूं कि जहां इतनी मुश्किल से जमहूरियत के और इंसानी अक़दार की तरफ आए, वहां रिग्रेसिव कवानीन ना बने। तो पाकिस्तान चैंपियन है, हिंदुस्तान उल्टा जा रहा है ना, यूरोप उल्टा जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी ये जो डिवीजन है रेस का, ये बढ़ गया। तो पाकिस्तान तो वो जिसने अपने यहाँ सी लिया इस डिवीजन को, यानी जो पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन था, आप जानते हैं, जहादी कैफियत बन गई, ये सब कुछ। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बहुत वाहिद मुल्क है जो सीख चुका है इन चीज़ों से और दुनिया में अमन और अखलाकियात की बुनियाद पर, मोरालिटी की बुनियाद पर, उसूलों की बुनियाद पर इंटरनेशनल रिलेशंस कायम करना चाहता है। तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है, आइसोलेट नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए, वो रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। यानी इस्लामोफोबिया के अंदर इमरान खान साहब की लीडरशिप इस्लामी दुनिया सारी मानती है,
दैट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन। मईशत के अंदर आप देख रहे हैं कि मईशत के अंदर इतनी बेहतरी हुई कि सारे इंडिकेटर्स बेहतर हैं। फाटक से निकलने के लिए 27 पॉइंट्स में से 24 पूरे हो गए। मईशत के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख लीजिए, गारमेंट सेक्टर देख लीजिए, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, आप डॉलर्स देख लीजिए, हर चीज गरीब के लिए। मकान के एतबार से भी मामला शुरू हो गया। इतवार को कराची में था तो वहां पे लोग आकर ये कह रहे थे कि जी हमें आम मजदूर की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, हमें मिल नहीं रहा। गारमेंट सेक्टर के अंदर मुलाजिम नहीं मिल रहे, राज नहीं मिल रहा। तो ये होता है कि नौकरी कभी हुकूमत खुद नहीं देती, अपने यहाँ देती है तो आप जानते हैं PIA जैसा हाल हो गया, मगर वो मईशत कायम करती है कि लोगों को नौकरी मिल जाए। तो वो पाकिस्तान इतने अच्छे मुकाम पर है। और इस वक्त जिस अंदाज से पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, तो मुझे अफसोस ये होता है कि कौम तैयार है, कौम मेहनत कर रही है, अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं, मगर जो लीडरशिप है वो हर वक्त टेलीविजन के जो मालिकान हैं उनके साथ उनका कोई गठजोड़ है कि हर वक्त लड़ते रहते हैं ताकि आपके प्रोग्राम जो है कामयाब हो जाए। वैसे तो वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन प्रोग्राम से हट के हाँ। जिस दिन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था इस्लामाबाद की सीट का, आपने बाहर देखा कि साबिक वज़ीर आज़म थे, साबिक वज़ीर दाखिला थे, साबिक वज़ीर इत्तलात थी, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर मार रहे थे। हमने लाहौर में देखा जब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी गए वहां पर तो दूसरी पार्टी के वर्कर ने उनके साथ वही कुछ मुनासिब। मैं यही आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कम अज कम आप बड़े हैं, आप सदर ममलिकत हैं, आपकी अपनी पार्टी है, दूसरी सियासी जमातें, कोई तो हमारी जो एक रवादारी है, एहतराम है, आंख में शर्म हो जाए, वो तो बरकरार रह जाए। नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि ये है जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए बेइंतहा जरूरी कि सारी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। जिन मुल्कों के अंदर ये क़यादतें इकट्ठा हुई हैं, जो ये यकीनन अपोजिशन होगा, सब कुछ होगा, मगर इस अंदाज से नहीं कि मादर पिदर आजाद। अच्छा, आपने लूटा पाकिस्तान को तो भी मादर पिदर आजाद लूटा, यानी कोई हद और हिसाब नहीं रखा। लूट मार का भी हर जगह करप्शन होता है, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि खुद कंगाल हो जाए, हैं सारा पैसा बाहर। तो मुझे अफसोस होता है कि ये जो रवादारियां खत्म हो जाती हैं तो फिर इसके अंदर नतीजा ये होता है। मगर ये जो जंग है ना, ये बहुत अहम जंग है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सदियां लगी हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है ना, अशराफिया का जो पंजे गड़े हुए होते हैं माशरे के अंदर, इसको निकालते निकालते कौमों को सदियां लगी हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बैटल जो है वेस्टेड इंटरेस्ट, करप्ट माफिया के साथ, और जो पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान बन रहा है, उसके इंटरेस्ट के अंदर ये जो बैटल है, ये अभी टाइम लगेगा, मगर ये है सब इकट्ठा हो जाते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नाजरीन हमारे आज रूबरू थे और जो अहम मौज़ूआत हैं कम अज़ कम उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से और खुल कर बात की। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। वो मेरी हर चीज में हेल्प करती हैं। मैं बीमार होता हूँ तो मेरा ख्याल रखती हैं। मेरी हर प्रॉब्लम फिक्स करती हैं। बच्चों को फर्क नहीं, सिर्फ अपनायत नजर आती है। हम भी जब अपनायत से देखना शुरू करेंगे तो फर्क दिखना खत्म हो जाएगा। चलें, डाउन सिंड्रोम को जानें।